बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया कानून सादत हसन मंटू का नुमाइंदा अफसाना, उनका मौजू हमेशा ये समझा गया है कि वो फोश नवीसी, फोश निगारी और ये चीज़ें हैं, लेकिन उनसे हट के उनका अफसाना इतना खूबसूरत कि इंसान जो है वो हैरान रह जाता है, क्योंकि मंटू की आंख में ऐसा कैमरा फिट था, वो जो कुछ देखता था सब कुछ वो बयान कर देते थे। और वो खुद कहते थे कि मेरा मौजू आटा गूंदने वाली घर में बैठी हुई औरत नहीं, बल्कि वो तवाइफ है, रंडी है जो कोठे पर है। तो ये उनकी थी, और उनके ऊपर जो है ना 5 अदालती कार्रवाइयाँ हुई थी, 5 अफसानों के ऊपर। ठंडा गोश्त, काली शलवार, इस तरह के जो है ना उनके अफसाने थे। तो ये आज़ादी के ऊपर एक नुमाइंदा अफसाना है कि उस वक्त की आम आवाम फिरंगियों के ख़िलाफ़ कैसे नफ़रत रखती थी, और इसका मरकज़ी किरदार जो है वो मंगू कोचवान है। मंगू कोचवान कितनी नफ़रत करता है और एक नए कानून का इंतज़ार करता है, और ऐसे में एक गोरे को वो पीट देता है। ये समझता है कि अब नया कानून आ गया है, अब हमारी मर्ज़ी चलेगी, अब अंग्रेज़ की ग़ुलामी नहीं चलेगी। तुझसे मुमकिन है तो ए नाक़िद अयाम कोहन, अपने गुमनाम ख़ज़ानों को उठा के रख ले। रात बेनाम शहीदों के लिए रोती है, उन शहीदों का लहू दिल से लगा कर रख ले। और माओ के मैले दुबट्टों में हैं जो आंसू जज्ब, उनको आंखों के चिरागों में सजा कर रख ले। तो तहरीक आज़ादी जो शुरू हुई, तो उससे पहले के जो हालात थे उसको मौजू बनाया गया है। अंग्रेज़ के जुल्म को, फिरंगी के जुल्म को मौजू बनाया गया है कि छावनी में जब सवार होते थे उसके मंगू कोचवान के तांगे पे अंग्रेज़, तो किस तरह हद तक अमेज़ उनका रवैया मुतकब्बिराना, गरूर भरा, और इन सारी चीज़ों से वो नफ़रत करता था। हालांकि सारी अवाम जो है वो नफ़रत करती थी। मंगू की ज़ुबान से जो है ना उन्होंने इस नफ़रत का इजहार अंग्रेज़ से किया। सादत हसन मंटू 43 साल की उम्र में ही वफात पा गए थे, 43 ईयर्स में। सादत हसन मंटू ज़िला लुधियाना इंडिया में पैदा हुए, और इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए, मगर अपने तालीमी सरगर्मियों को अधूरा छोड़कर उन्होंने जो है अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया। ऑल इंडिया रेडियो लाहौर और बम्बई से वाबस्ता हुए, और कई फिल्मी रिसालों की इदारत की, और फिल्मों की कहानियाँ और मकालमे तहरीर किए उन्होंने। मंटू ने बाज़ ऐसे समाजी, सियासी और नफ्सियाती मौज़ूआत पर निहायती जुरत और फ़नी निज़ाकत के साथ कलम उठाया, और ऐसी कहानियाँ लिखने में कामयाब हुए जो सिर्फ मंटू जैसे अदीब का खासा करार दी जा सकती हैं। उन्होंने उर्दू अफसाना निगारी को पुरतकल्लुफ़ ज़बान से निजात दिलाकर बेतकल्फ़ी की फ़िज़ा से आशना किया। उनकी तहरीरों का अहम उन्सर हकीकत निगारी और सच्चाई है। मंटू क़याम पाकिस्तान के बाद बम्बई से लाहौर आ गए, और यहाँ उन्हें मुआशी तंगदस्ती का सामना करना पड़ा। उन्होंने ज़िंदगी को एक बाजी की तरह खेला, और कभी हारे भी, कभी जीत भी गए। अपनी 20 साल आदमी ज़िंदगी में उन्होंने सैकड़ों की तादाद में अफसाने और ड्रामे यादगार छोड़े हैं। उन्होंने रिवायती तसव्वुरात पर कारी ज़रब लगाई। अगरचे मंटू की बेबाक और हकीकत पसंदाना तहरीरें बहुत से हलकों को नागवार गुजरती थी, ताहम उसकी परवाह किए बगैर लोग क्या कहेंगे बेबाकाना लिखते रहे, और उन्हें इस ज़िमन में कई अदालती कार्रवाइयों का सामना भी करना पड़ा, मगर वो अपने मुआशरे की बेहूदगियों और मुनाफ्तों का पर्दा चाक करने से बाज नहीं आए। सादत हसन मंटू की कहानियों में दुनिया की कई ज़बानों में तर्जमे हो चुके हैं। उनकी तसानीफ में सरगुज़िश्ते असीर, आतिश पारे, लज़्ज़त संग, चुगद, नमरूद की खुदाई, गंजे फरिश्ते और लाउड स्पीकर वगैरह शामिल हैं। इकबाल ने भी कहा था कि गद्दार वतन उसको बताते हैं बरहमन,
अंग्रेज समझता है मुसलमान को गदागर, लफ्ज़ इस्लाम से यूरोप को अगर कद है तो खैर, दूसरा नाम उसी दीन का है फ़क्र गयूर। यही मुकाम है मोमिन की कुव्वतों का अयार, उसी मकाम से आदम है ज़िल्ले सुबहानी। तो ये आज़ादी के मौजू के ऊपर जो है ना मंटू का अफसाना याद रखा जाएगा। मेरा खूं भी शामिल है तज़ीने गुलिस्तां में, हमें भी याद कर लेना चमन में जब बहार आए। तो मंगू कोचवान पढ़ा लिखा नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन सारे हालात से जो है ना वो वाकफियत रखता था। आज़ादी की ख्वाहिश उसके दिल के अंदर थी और अंग्रेज़ को गासिब समझता था, उसकी पॉलिसियों से नफरत करता था और बगावत उनके खून में रची बसी थी। शराबे कोहन फिर पिलासा किया, वही जाम गर्दिश में लासा किया, मुझे इश्क के पर लगा के उड़ा, मेरी खाक जुगनू बना के उड़ा, खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो इश्क के है मौजज़ात सल्तनत फ़क्रुद्दीन, इश्क के अदना गुलाम साहिब ताजो नगी, इश्क ज़मानो ज़मी, इश्क मकानो मकी, इश्क सरापा यकीन, और यकीन फ़तेह याब होता है। और ये कामयाब हुए, अंग्रेज़ से अलहदा वतन जो है ना उन्होंने हासिल किया। उम्मीद थी उनको कि जो है ना हम एक अलहदा वतन लेंगे, और आखिर कामयाब हुए। मंगू कोचवान अपने अड्डे में बहुत अक्लमंद समझा जाता था। क्यों? क्योंकि उसका मुशाहदा गहरा था, लोगों से मिलता था, उनको देखता था। वो उसकी तालीमी हैसियत सिफर के बराबर थी और उसने कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था, लेकिन उसके बावजूद उसे दुनिया भर की चीज़ों का इल्म था। अड्डे के वो तमाम कोचवान जिनको ये जानने की ख्वाहिश होती थी कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, उस्ताद मंगू की वसी मालूमात से अच्छी तरह वाकिफ थे। कोते मुशाहदा थी, पूरी दुनिया की मालूमात रखता था, हालांकि तालीमी तौर पर सिफर था। पिछले दिनों जब उस्ताद मंगू ने अपनी एक सवारी से स्पेन में जंग छिड़ जाने की अफवाह सुनी, तो उसने गामा चौधरी के चौड़े कंधे पर थपकी देकर मुदब्बिराना, दानिशमंदाना, अक्लमंदाना अंदाज में पेशीन गोई की, अंदाज़ा लगा लिया कि आगे क्या होगा। देख लेना चौधरी, थोड़े ही दिनों में स्पेन में जंग छिड़ जाएगी। और जब गामा चौधरी ने उसे पूछा कि स्पेन कहाँ वाक़या है, तो उस्ताद मंगू ने बड़ी मतानत से संजीदगी से जवाब दिया कि विलायत में है, और कहाँ है। तो ये मज़ाह पैदा किया गया है। विलायत मतलब इंग्लिस्तान को कहते हैं ना, लेकिन उसको इतना भी नहीं पता था। अच्छा, स्पेन में जंग छिड़ी और जब हर शख्स को इसका पता चल गया, तो स्टेशन के अड्डे में जितने कोचवान हल्का बनाए हुक्का पी रहे थे, दिल ही दिल में उस्ताद मंगू की बड़ाई का एतराफ़ कर रहे थे, क्योंकि उसकी बात सच हुई थी, जंग छिड़ गई थी। तो साफ ज़रा है उनका जो है ना वो रोब उसके ऊपर पड़ गया, उन सब के ऊपर। और उस्ताद मंगू उस वक्त माल रोड की चमकीली सतह पर तांगा चलाते हुए अपनी सवारी से ताज़ा हिंदू मुस्लिम फसाद पर तबादला ख्याल कर रहा था आपस में। उस्ताद मंगू को अंग्रेज़ से बड़ी नफरत थी, ठीक है, और इसका सबब तो वो बतला दिया करता था कि वो हिंदुस्तान पर अपना सिक्का चलाते हैं और तरह तरह के जुल्म ढाते हैं। मगर उसके तनफुर की सबसे बड़ी वजह ये थी, क्योंकि वो नफरत की सबसे बड़ी वजह यही थी कि छावनी के गोरे उसे बहुत सताया करते थे। वो उसके साथ ऐसा सलूक करते थे गोया वो एक जलील कुत्ता है। उसके अलावा उसे उनका रंग भी बिल्कुल पसंद ना था। जब भी गोरे के सुर्ख सफ़ेद चेहरे को देखता उसे मतली सी आ जाती थी। ना मालूम क्यों वो कहा करता था कि उसके लाल झरियों भरे चेहरे को देखकर मुझे वो लाश याद आ जाती है जिसके जिस्म पर से ऊपर की झिल्ली गल गल कर झड़ रही हो। ये नफरत का इतना इजहार करता था वो, ठीक है, और बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं थे। क्यों? क्योंकि जो जिंदा कौमें होती है ना, तो वो गुलामी से नफरत करती हैं। निशान यही है ज़माने में जिंदा कौमों का कि सुबह शाम बदलती हैं उनकी तकदीरें, कमाल सिद्क़ को मुरव्वत है ज़िंदगी उनकी, माफ़ करती है फितरत भी उनकी तकसीरें। कलंदराना अदाएं सिकंदराना जलाल, ये उम्मतें हैं जहाँ में बरहना शमशीरें। कोई नहीं उनको जो है ना अंग्रेज़ नापसंद था। क्यों? कि वो मुतकब्बिर था, जालिम था, उसने लाशें बिछा देना, बगावत को कुचलना, ठीक है, और डिवाइड एंड रूल के ऊपर जो है ना वो अमल करने वाले थे। लेकिन कोई नहीं, उम्मीद थी मंगू कोचवान को कि सफ़ीना पै नूहे तूफ़ान में तू थी। उम्मीद का सहारा नहीं छोड़ना चाहिए कि हम इनसे हासिल करेंगे अलहदा वतन को। सुकून बख्श याकूब कना में तू थी, जुलेखा की गमखारे हिजरा में तू थी, दिल आराम यूसुफ की जिंदा में तू थी। मसाइब ने जब आन कर उनको घेरा,
सहारा वहाँ सबको एक था तेरा, ये उम्मीद थी अलहदा वतन की ख्वाहिश थी जो उस वक्त के लोगों में पनप रही थी, ठीक है। और ग़ुलामी की ज़ंजीरें, ग़ुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो के यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ देने की बात। जब किसी नशे में धोत गोरे से उसका झगड़ा हो जाता तो सारा दिन उसकी तबीयत मुकद्दर रहती, अफसुरदा रहती, और वो शाम को अड्डे में आकर हिल मार का सिगरेट पीता या हुक्के के कश लगाते हुए उस गोरे को जी भर के सुनाया करता, मोटी मोटी गालियां दिया करता था। अपने सर को ढीली पगड़ी मोटी गालियां देने के बाद समय झटका देकर वो कहता था आग लेने के लिए आए थे और सब सारे घर के मालिक बन बैठे। अपनी उससे जो है ना साजिशों से उन्होंने हमारे वतन अजीज के ऊपर कब्जा कर लिया। नाक में दम कर रखे इन बंदरों की औलाद में, यूं रोब गांठते हैं गोया हम इनके बाबा के नौकर हैं। तो ये एक जज्बा था उनके अंदर ना, नफरत थी, गुलामी। जो गैरतमंद इंसान होते हैं वो ऐसे होते हैं। इस पर भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता था। जब तक उसका कोई साथी उसके पास बैठा रहता वो उसे अपने सीने की आग उगलता रहता अंग्रेज के खिलाफ। शक्ल देखते हो ना तुम इसकी, जैसे कोढ़ हो गया, बर्स की बीमारी हो गई है, मुंह के ऊपर धब्बे, बिल्कुल मुर्दार, एक धब्बे की मार, और गिट पिट यूं बक रहा है जैसे मार ही डालेगा। तो वो जो है ना, यानी इस तरह गुफ्तगू करते थे ना, हद तक अमेज रवैया होता था अंग्रेज का। तेरी जान की कसम पहले पहल जी में आई कि मलून इस लानती को खोपड़ी के पुर्जे उड़ा दो, मलून लानत की गई हो जिसके ऊपर। लेकिन इस ख्याल से टल गया कि इस मरदूद को मारना अपनी हद तक बेइज्जती है। ये कहते कहते थोड़ी देर के लिए वो खामोश हो जाता है और नाक को खाकी कमीज की आस्तीन से साफ करने के बाद फिर बड़बड़ाने लग जाता है। कसम है भगवान की, इन लाड साहिबों के नाज उठाते उठाते तंग आ गया हूँ। जब भी इनका मनहूस चेहरा देखता हूँ तो रगों में खून खोलने लगता है। तो ये देखें कि भाई नफरत का इजहार देखें उनकी पॉलिसियों का, ठीक है। यानी मुसलमानों को तो वैसे ही न नौकरियां देना, ठीक है, ना पढ़ाना, और वो समझते थे कि ये इनकी हुकूमत है, यही हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। हिंदू भी बावर कराने में कामयाब हो गया था, ठीक है। तो सियासी तौर पर कोई ऐसा नया कानून आना चाहिए कि इन अंग्रेज़ों की गुलामी से जान छूटे। तो ये हर वक्त उसके जहन में चलता रहता था, कोई नया कानून वानून बने तो इन लोगों से निजात मिले, तेरी कसम जान में जान आ जाए। और जब एक रोज़ उस्ताद मंगू ने कचहरी से अपने तांगे पर 2 सवारियां ला दी और उनकी गुफ्तगू से उसको पता चला कि हिंदुस्तान में जदीद आइन नाफिज होने वाला है, तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं रही। 2 मारवाड़ी जो मारवाड़ के रहने वाले थे अपने दीवानी मुकदमे के सिलसिले में आए। घर जाते हुए जदीद आइन यानी इंडिया एक्ट के तहत मुतल्लिक आपस में बातचीत कर रहे थे। सुना है 1 अप्रैल से हिंदुस्तान में नया कानून चलेगा, हर चीज़ बदल जाएगी। हर चीज़ तो नहीं बदलेगी मगर कहते हैं कि बहुत कुछ बदल जाएगा और हिंदुस्तानियों को आज़ादी मिल जाएगी। ओ, ये बात उसने सुनी सुनाई बातों के ऊपर उसने यकीन कर लिया कि ऐसा ही होगा। क्या ब्याज के मुताबिक भी कोई नया कानून पास होगा? ये सूद वगैरह का जो था, पैसे देकर उसके ऊपर पैसे लेना, बहुत ज़्यादा गरीब जैसे ना पिस के रह जाए, ये पूछने की बात है, कल किसी वकील से दरियाफ्त करेंगे। इन मारवाड़ियों की बातचीत उस्ताद मंगू के दिल में नाकाबिले बयान खुशी पैदा कर रही थी। वो अपने घोड़े को हमेशा गालियां देता था और चाबुक से बुरी तरह मारा पीटा करता था उसको, ठीक है। मगर उस रोज वो बार बार पीछे मुड़कर मारवाड़ियों की तरफ देखता और अपनी बड़ी हुई मूंछों के बाल उंगली से बड़ी सफाई के साथ जो है ना ऐसे ऊपर करके घोड़े की पीठ पर बागें ढीली करते हुए बड़े प्यार से कहता, चल बेटा जरा हवा से बातें करके दिखा दे, क्यों तुझे आज़ादी मिलने वाली है जल्दी, ठीक है। तो तू जो है ना अब हवा से बातें कर, ये उसकी मोहब्बत का इजहार था, ठीक है। अब मारवाड़ियों को उनके ठिकाने पर पहुंचाकर उसने अनारकली में दीनू हलवाई की दुकान पर आज से दही की लस्सी पीकर एक बड़ी डकार ली और मूंछों को मुंह में दबाकर और उनको चूसते हुए ऐसी बुलंद आवाज में कहा, हद तेरी ऐसी की तैसी। अच्छा, शाम को ये उसका एक अंदाज है, आम लोगों का जो अंदाज होता है। शाम को जब वो अड्डे को लौटा तो खिलाफे मामूल उसे वहां अपनी जान पहचान का कोई आदमी ना मिल सके। ये देखकर उसके सीने में एक अजीबो गरीब तूफान बर्पा हो गया। आज वो एक बड़ी खबर अपने दोस्तों को सुनाने वाला था, बहुत बड़ी खबर, और इस खबर को अपने अंदर से निकालने के लिए वो सख्त मजबूर था, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। वहां पे आधे घंटे तक वो चाबुक बगल में दबाए स्टेशन के अड्डे के आहिनी छत, लोहे की छत के नीचे बेकरारी से टहलता रहा। उसके दिमाग में बड़े अच्छे अच्छे ख्यालात आ रहे थे। नए कानून के नफाज की खबर ने उसको नई दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया और उस नए कानून के मुतालिक जो अपने 1 अप्रैल को हिंदुस्तान में नाफिज होने वाला था, अपने दिमाग की तमाम बत्तियां रोशन करके गौर फिक्र कर रहा था। उसके कानों में मारवाड़ी का ये अंदेशा क्या ब्याज के मुतालिक भी कोई नया कानून आएगा बार बार गूंज रहा था। और उसके तमाम जिस्म में मुसरत की एक लहर दौड़ रही थी। वो बेहद मसरूर था। आज़ादी की ये खुशी होती है। खासकर उस वक्त उसके दिल को बहुत ठंडक पहुंची जब वो ख्याल करता था कि गोरों सफ़ेद चूहों, वो उनको इसी नाम से याद करता था कि थूतनियाँ जानवरों के मुंह होते हैं। जिस तरह नए कानून के आते ही बिलों में हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे, इनके जुल्म सितम से हम बच जाएंगे। जब नत्थू गंजा पगड़ी
बगल में दबाए, अड्डे में दाखिल हुआ तो उस्ताद मंगू बढ़कर उससे मिला और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बुलंद आवाज से कहने लगा, लात इधर, ऐसी खबर सुनाऊं कि जी खुश हो जाए, तेरी इस गंजी खोपड़ी पर भी बाल हो गए तेरा उजड़ा चमन जो है वो आबाद हो जाए। और ये कहकर मंगू ने बड़े बड़े मजे से ले लेकर नए कानून के मुतालिक अपने दोस्त से बातें शुरू कर दी। दौरान गुफ्तगू में उसने कई मरतबा नत्थु गंजे के हाथ पर जोर से अपना हाथ मारकर कहा, तू देखता रह क्या बनता है, ये रूस वाला बादशाह कुछ ना कुछ जरूर करके रहेगा। उस्ताद मंगू मौजूदा सोवियत निज़ाम की इश्तराकी सरगर्मियों के मुतालिक बहुत कुछ सुन चुका था। उसको पता नहीं था कि सोशलिज्म क्या है, यानी इक्वल राइट्स हैं सब, मतलब कि अगर एक यानी अवाम को भी वही फैसिलिटी है जो अमीर आदमी को है, जो बादशाह को है, सबको एक ही नज़र से देखा जाता है, ठीक है, तो सब अमीर गरीब बराबर, तो ये सोशलिज्म। तो उसको पता नहीं था इसका, ठीक है, इसकी तफसील के मुतालिक, लेकिन उसे वहाँ के नए कानून और दूसरी नई चीज़ें बहुत पसंद थी कि गरीब को जो है ना यानी हक दिया जाता है उसका। इसलिए उसने रूस वाले बादशाह को इंडिया एक्ट यानी जदीद आइन के साथ मिला दिया था अपनी दानिस्त में। और 1 अप्रैल को पुराने निज़ाम में तब्दीलियाँ पैदा होने वाली थी और वो उन्हें रूस वाले बादशाह के असर का नतीजा समझता था। पढ़ा लिखा था नहीं, ठीक है। अच्छा, कुछ अरसे से पिशावर और दीगर शहरों में सुर्ख पोशों की ये बादशाह खान की जो तहरीक थी जारी थी। उस्ताद मंगू ने इस तहरीक को अपने दिमाग में रूस वाले बादशाह फिर नए कानून के साथ खल्त मल्त कर दिया। खल्त मल्त मखलूत से मिला देना, गड़बड़ कर देना, सारी चीज़ें अब उसके जहन में पनप रही हैं एक आम आदमी के, ठीक है, लेकिन दर हकीकत वही आज़ादी करना हासिल करना चाहते हैं। गुलामी से नफरत है, आज़ादी से मोहब्बत। इसके अलावा जब वो कभी वो किसी से सुनता कि फ़िलाँ शहर में इतने बम साज पकड़े गए हैं, फ़िलाँ जगह इतने आदमियों पर बगावत के इल्ज़ाम में मुकदमा चलाया गया है, तो इन तमाम वाक़यात को नए कानून का पेश खैमा समझता कि उसी वजह यही वही है, और दिल ही दिल में बहुत खुश होता है। एक रोज़ उसके तांगे में 2 बैरिस्टर बैठे, नए आइन पर बड़े ज़ोर से तबादला ख्याल कर रहे थे और वो खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था। उनमें से एक दूसरे से कह रहा था कि जदीद आइन का दूसरा हिस्सा फेडरेशन है, जो मेरी समझ में अभी तक नहीं आ सका। ऐसी फेडरेशन दुनिया की तारीख में आज तक न सुनी न देखी। सियासी नज़रिए के अतबार से ये फेडरेशन बिल्कुल गलत है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि कोई फेडरेशन है ही नहीं। अब इन बैरिस्टरों की दरमियान जो गुफ्तगू हुई, चूँकि उसमें बेशतर अल्फाज जो है अंग्रेज़ी के थे और अंग्रेज़ी में ही गुफ्तगू थी, लेकिन कुछ जुमले मंगू की समझ में भी आए कि ये लोग हिंदुस्तान में नए कानून की आमद को बुरा समझते हैं और उन्हें चाहते हैं कि उनका वतन आज़ाद हो, ये नहीं चाहते हैं। तो कितनी नफरत उसके दिल में पैदा हुई होगी, क्योंकि उसको स्केच बना चुका था कि अब हम आज़ाद होने वाले। चुनाचे उस ख्याल के ज़ेर असर उसने कई दफ़ा इन दो बैरिस्टरों को हकारत की निगाह से देखकर दिल दिल में कहा कि टूटी बच्चे, अंग्रेज़ों के ग़ुलाम, खुशामदी, चापलूस, ठीक है। जब कभी वो किसी को दबी ज़बान में टूटी बच्चा कहता तो दिल में ये खुशी महसूस करके बड़ा खुश होता था कि उसने इस नाम को सही जगह पर इस्तेमाल किया, और ये कि वो शरीफ आदमी और टूटी बच्चे इसमें तमीज़ करने की अहलियत रखता था। अब इस वाक़ये के तीसरे रोज़ गवर्नमेंट कॉलेज के 3 तुलबा अपने तांगे में बिठाकर मजंग जा रहा था, तो उसने 3 लड़कों को आपस में ये बातें करते सुना। नए आइन ने मेरी उम्मीदें और बढ़ा दी हैं, साहिब असम्बली के मेंबर हो गए तो किसी सरकारी दफ्तर में मुलाजमत ज़रूर मिल जाएगी, वैसे भी बहुत सी जगह निकलेंगी, शायद इसी गड़बड़ में हमारे हाथ भी कुछ आ जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो बेकार ग्रेजुएट जो मारे मारे फिर रहे हैं उनमें कुछ तो कमी हो। इस गुफ्तगू ने उस्ताद मंगू के दिल में जदीद आइन की अहमियत और बढ़ा दी और वो उसको ऐसी चीज़ समझने लगा जो बहुत चमकती हो, नया कानून। और वो दिन में कई बार सोचता, यानी कोई नई चीज़, हर बार उसकी नज़रों के सामने अपने घोड़े का वो साज आ जाता जो उसने 2 बरस हुए चौधरी खुदाबक से बड़ी अच्छी तरह ठोंक बजा कर ख़रीदा था। उस साज पर जब वो नया था, जगह जगह लोहे की निकल चढ़ी हुई कीलें चमकती थीं और जहाँ पीतल का काम था वो सोने की तरह दमकता था। इसी लिहाज से भी नए कानून का दरख्शां और ताबा रोशन चमकदार होना ज़रूरी था। 1 अप्रैल तक उस्ताद मंगू ने जदीद आइन के खिलाफ और उसके हक़ में बहुत कुछ सुना, मगर उसके मुतालिक जो तसव्वुर वो अपने जहन में कायम कर चुका था बदल ना सका। वो समझता था कि 1 अप्रैल को नए कानून के आते सब मामला साफ़ हो जाएगा, और उसको यकीन था कि उसकी आमद पर जो चीज़ें नज़र आएंगी उनसे उनकी आंखों को ज़रूर ठंडक पहुँचेगी। आखिरकार मार्च के 31 दिन ख़त्म हो गए और अप्रैल शुरू होने में रात के चंद घंटे बाकी रह गए। मौसम खिलाफ मामूल सर्द हुआ और हवा में ताजगी थी। 1 अप्रैल को सुबह सवेरे उस्ताद मंगू उठा और अस्तबल में जाकर घोड़े को जूता और बाहर निकल गया, और उसकी तबीयत आज गैर मामूली तौर पर मसरूर थी और वो नए कानून को देखने वाला था। उसने सुबह के सर्द धुंधलके में कई तंग और खुले बाजारों का चक्कर लगाया, मगर उसे हर चीज़ पुरानी नजर आई, आसमान की तरह पुरानी। उसकी निगाहें आज ख़ास तौर पर नया रंग देखना चाहती थी, मगर सिवाय उस कलगी के
जो रंग बरंग के परों से बनी थी। कलगी घोड़े के चेहरे के ऊपर जो है ना, घोड़े के चेहरे के ऊपर जो वो लगाई जाती है ना उसको खूबसूरत बनाने के लिए, तो उसके घोड़े के सर पर जमी हुई थी और सब चीज़ें पुरानी नज़र आ रही थी। ये नई कलगी उसने नए कानून की खुशी में 31 मार्च को चौधरी खुदाबख्श से 14.5 आने में खरीदी थी। अब घोड़े की टापों की आवाज़, काली सड़क और उसके आसपास थोड़ा थोड़ा फासला छोड़कर लगाए हुए बिजली के खंभे, दुकान के बोर्ड और उसके घोड़े के गले में पड़े हुए घुंघरू की झंझनाहट, बाजार में चलते फिरते आदमी, उनमें से कोई सी चीज़ जो है ना नई थी। जाहिर है कि कोई भी नहीं, लेकिन उस्ताद मंगू मायूस नहीं था। अभी बहुत सवेरा है, दुकानें भी तो सबकी बंद हैं, इस ख्याल से उसे तस्कीन थी। इसके अलावा वो ये सोचता था कि हाई कोर्ट के में 9 बजे के बाद ही काम शुरू होता है, अब उससे पहले नए कानून का क्या जो है नज़र आएगा। जब उसका तांगा गवर्नमेंट कॉलेज के दरवाजे के करीब पहुंचा तो कॉलेज के घड़ियाल ने बड़ी रौनक से, गरूर से 9 बजे जो तुलबा कॉलेज के बड़े बड़े दरवाजे से बाहर निकल रहे थे तो खुश पोश थे, मगर उस्ताद मंगू को न जाने उनके कपड़े मैले मैले से क्यों नजर आए। शायद उसकी वजह ये थी कि उसकी निगाहें आज किसी खीरा कौन जलवे का नज़ारा कर रही थी, आंखों को चुधिया देना। ठीक है, जैसे सूरज को हम देखते हैं तो उसकी रोशनी जो है वो हो जाती है, आंखों में पड़ती है और आंखें बंद हो जाती हैं। तांगे को दाएं बाएं हाथ मोड़कर वो थोड़ी देर के बाद अनारकली में था। बाजार की आधी दुकानें खुल चुकी थीं, अब लोगों की आमदोरफ्त में बढ़ गई। हलवाई की दुकान पर ग्राहकों की खूब भीड़ थी। मिनहारी वालों की, मनिहारी ये होता है ना, यानी रोज़मर्रा की जो चीज़ें, जनरल स्टोर, बसाती की दुकान होती है। नुमाइशी चीज़ें शीशे की अलमारियों में लोगों को दावतें नज़ारा दे रही थीं और बिजली के तारों पर कई कबूतर आपस में लड़ झगड़ रहे थे, मगर उस्ताद मंगू के लिए इन तमाम चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो नए कानून को देखना चाहता था, ठीक उसी तरह जिस तरह वो अपने घोड़े को देख रहा। कुछ भी हो, मगर उस्ताद मंगू नए कानून के इंतजार में इतना बेकरार नहीं था जितना कि उसे अपनी तबीयत के लिहाज से होना चाहिए। वो आज नए कानून को देखने के लिए घर से निकला, ठीक उसी तरह जैसे गांधी या जवाहरलाल के जुलूस का नज़ारा करने के लिए निकला करता था। लीडरों की अजमत का अंदाज़ा उस्ताद मंगू हमेशा उनके जुलूस के हंगामों और उनके गले में पड़े हुए फूलों के हारों से करता था। अगर कोई लीडर गेंदे के फूल से लदा हो तो उसे उस्ताद मंगू के नज़दीक वो बड़ा आदमी था। अगर किसी लीडर के जुलूस में भीड़ के बायस 2-3 फसाद होते रह जाएं तो उसकी निगाहों में वो भी बड़ा आदमी था। अब नए कानून को अपने जहन के इस तराजू में तोलना चाहता था। अनारकली से निकलकर वो माल रोड की चमकीली सतह पर अपने तांगे को ऐसा ऐसा चला रहा था कि मोटरों की दुकान के पास उसे छावनी की एक सवारी मिल गई। किराया तय करने के बाद उसने घोड़े को चाबुक दिया, महमीज लगाना, ठीक है, और दिल में ये ख्याल आया कि अच्छा ये भी अच्छा है, शायद छावनी से नए कानून का पता चल जाए। वो नए कानून की मौजूदगी में म्यूनसिपल कमेटी से तांगों के नंबर मिलने के तरीके पर गौर करता रहा और इसी काबिल गौर बात को आईने जदीद की रोशनी में देखने की सही कोशिश करता रहा। वो इस सोच विचार में गर्क था। उसे यूं ही मालूम हुआ जैसे किसी सवारी ने उसे बुलाया। पीछे पलट कर देखा तो सड़क के उस तरफ दूर बिजली के खंभे के पास एक गोरा नजर आया, अंग्रेज फिरंगी नजर आया जो उसे हाथ से बुला रहा था। जैसा कि बयान किया जा चुका है कि उस्ताद मंगू को गोरों से बेहद नफरत थी। जब उसने अपने ताज़ा गाहक को गोरे की शक्ल में देखा तो उसके दिल में नफरत के जज्बात बेदार हो गए। पहले तो उसके जी में आई कि बिल्कुल तवज्जो ना दे और उसको बिल्कुल छोड़ कर चला जाए, मगर बाद में उसको ख्याल आया कि इनके पैसे छोड़ना भी बेवकूफ़ी है। कलगी पर जो मुफ्त में 14.5 आने, ठीक है, तो वो घोड़े के चेहरे के ऊपर जो उसने लगाया था ना मास्क, उसकी जेब ही से वसूल करने चाहिए। चलो चलते हैं। खाली सड़क पर बड़ी सफाई से तांगा मोड़कर उसने घोड़े को चाबक दिखाया और आंखें झिपकने में वो बिजली के खंभे के पास गया। घोड़े की बागें खींचकर उसने तांगा ठहराया और पिछली निशस्त पर बैठे घोड़े से पूछा, साहब बहादुर कहाँ जाना मांगता है? ठीक है, तो वो उसी के अंदाज में, इस सवाल में बला का तंजिया अंदाज था। साहब बहादुर कहते हैं कि उनका ऊपर का मूंछों भरा होंठ नीचे की तरफ खींच गया और पास ही गाल के मध्यम सी लकीर नाक के नथने से थोड़ी के जो ठोड़ी थी उसके बलाई हिस्से तक चली आई। एक लर्जिश के साथ गहरी होती गई, गोया किसी ने नोकीले चाकू से शीशम की सांवली लकड़ी में धारी डाल दिया। उसका चेहरा हंस रहा था और अपने अंदर उसने घोड़े को सीने की आग में जलाकर भस्म कर डाला था अपनी दानेस्त में। उस्ताद मंगू जो अपने दाएं हाथ से बाग के बल खोलकर तांगे पर से नीचे उतरने वाला था और अपने सामने खड़े गोरे को यूं देख रहा था गोया वो उसके वजूद के जर्रे जर्रे को अपनी निगाहों से चबा रहा है और गोरा को जिस तरह अपनी नीली पतलून पर से गैर मरई अनदेखी नजर न आने वाली चीज झाड़ रहा था। गोया वो उस्ताद मंगू के जुमले से अपने वजूद के कुछ हिस्से को महफूज रखने की कोशिश कर रहा था। गोरे ने सिगरेट का धुआं निगलते हुए कहा, जाना मांगता या फिर गड़बड़ करेगा? वही है, ये अल्फाज उस्ताद मंगू के जहन में पैदा हुए जो उसने चौड़ी छाती के अंदर नाचने लगे। वही है,
उसने ये अल्फाज अपने मुंह के अंदर ही दोहराए और साथ उसे पूरा यकीन हो गया वो गोरा जो उसके सामने खड़ा था वही है जिसे पिछले बरस उसकी झड़प हुई थी और खामखा उसके झगड़े में उसका बहस गोरे के दिमाग में चढ़ा हुआ नशा उसे तोवन करहन मजबूरन बहुत सी बातें सहनी पड़ी। उस्ताद मंगू ने गोरे का दिमाग दुरुस्त कर दिया था बल्कि उसके पुर्जे उड़ा दिए थे, मगर वो किसी खास मसलियत की बिना पर खामोश हो गया। उसको मालूम था कि इस किस्म के झगड़ों में अदालत का नजला आमतौर पर कोचवानों पर ही गिरता है। उस्ताद मंगू ने पिछले बरस की लड़ाई और पिछले अप्रैल के नए कानून पर गौर करते हुए गोरे से कहा, कहाँ जाना मांगता है? उस्ताद मंगू के लहजे में चाबुक जैसी तेजी थी। गोरे ने जवाब दिया, टेक्साली, किराया 5 रुपए होगा। उस्ताद मंगू की मूछें थरथराई। ये सुनकर गोरा हैरान, वो चिल्लाया, 5 रुपए? क्या तुम? हाँ हाँ 5 रुपए। ये कहते उस्ताद मंगू का दाहिना बालों भरा हाथ भींच कर एक वजनी घूंसे की शक्ल अख्तियार कर गया, क्योंकि जाते हुए बेकार बातें बनाओगे। उस्ताद मंगू का लहजा ज्यादा सख्त हो गया। गोरा पिछले बरस के वाक़े को पेश नजर रखकर उस्ताद मंगू के सीने की चौड़ाई को नजरअंदाज कर चुका था। वो ख्याल कर रहा था कि इसकी खोपड़ी फिर खुजला रही है। इस हौसला अफजा ख्याल के जेर असर वो तांगे की तरफ अकड़ कर बढ़ा और अपनी छड़ी से उस्ताद मंगू को तांगे पर से नीचे का उतरने का इशारा किया। बैत की ये पॉलिश की हुई छड़ी उस्ताद मंगू की मोटी रान के साथ 2-3 मरतबा छुई। उसने खड़े खड़े ऊपर से पस्ता कद छोटी कद वाले गोरे को देखा, गोया वो अपनी निगाहों के वजन से ही उसे पीस डालना चाहता है। फिर उसका घूंसा कमान की में से तीर की तरह ऊपर को उठा और चश्मे जदन फौरन अचानक गोरे की ठुड्डी के ऊपर जो है ना नीचे जम गया। धक्का देकर उसने गोरे को परे हटाया और नीचे गिराकर उसे धड़ाधड़ पीटना शुरू कर दिया। शशदर, मुतहय्यर, हैरान गोरा कि भाई इतनी ताकत के बावजूद, इतने उसके बावजूद इधर उधर सिमट कर उस्ताद मंगू के वजनी घोंसों से बचने की कोशिश की, और जब देखा कि उसके मुखालिफ पर दीवानगी की सी हालत आ रही है और उसकी आंखों में शरारे बरस रहे हैं, तो उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। इस चीखो पुकार ने उस्ताद मंगू की बाहों का काम तेज कर दिया, जो गोरे को जी भर के पीट रहा था और साथ साथ ये भी कह रहा था, 1 अप्रैल को वही अकड़ फूं, वही तुम्हारी जो है ना गरूर तकब्बुर, पहली आकड़ 1 अप्रैल को वही अकड़ फूं, अब हमारा राज है, अब हमारा राज है। यानी हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, वो समझ रहा था। लोग जमा हो गए और पुलिस के 2 सिपाहियों ने बड़ी मुश्किल से गोरे को उस्ताद मंगू की गिरफ्त से छुड़ाया। उस्ताद मंगू इन दोनों सिपाहियों के दरमियान खड़ा था। उसकी चौड़ी छाती फूली सांस की वजह से ऊपर नीचे हो रही थी, मुंह से झाग बह रहा था और अपनी मुस्कुराती हुई आंखों से हैरत ज़दा मजमे की तरफ देखकर वो हाँफती आवाज़ में कह रहा था, वो दिन गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे, अब नया कानून है मियाँ, नया कानून है। अब बेचारा गोरा अपने बिगड़े हुए चेहरे के साथ बेवकूफ़ों की मानद कभी उस्ताद मंगू की तरफ देखे और कभी हजूम की तरफ। उस्ताद मंगू को पुलिस के सिपाही थाने में ले गए, रास्ते में और थाने के अंदर कमरे में, और वो नया कानून चिल्लाता रहा, मगर किसी ने एक न सुनी। नया कानून क्या बक रहे हो, कानून वही पुराना है। अब उसको हवालात में बंद कर दिया गया। ये फसाने मंटू के, तो वहाँ से जो है ना ये लिया गया है, इसका माखज़ जो है यही फसाने मंटू के हैं। तो इस तरह जो है वो अपने जहन में खाका बनाता है, उसके ऊपर अमल करता है मंगू, और फिर जो है ना उसको मार पड़ती है, जेल चला जाता है। लेकिन पुराना हिंदुस्तान वही होता है और जो है ना आज़ाद भी नहीं हुआ होता। तो ये एक दिलचस्प अफसाना है और इसमें मकालमात जो है ना प्लाट है, ठीक है, मकालमात, जुजियात निगारी और किरदार निगारी और ये सारी चीज़ें छोटी मोटी इतनी खूबसूरत तरीके से उन्होंने बयान किए कि पता चलता है कि एक माहिर, मुतहर्रिक और जानदार अफसाना नवीस थे वो। तो हम इंशाल्लाह अगले सबक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।